सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत के केस में अब एनसीबी ड्रग्स के एंगल से जांच और तेज कर रही है और इस मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें गोवा में नशे का सौदागर क्रिस कोस्टा शामिल है। इसके अलावा मुंबई में वर्ली के सूर्यदीप मल्होत्रा को भी गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही इस मामले में कुल गिरफ्तार लोगों की तादाद अब 18 हो गई है। तो शुरुआत हुई थी सुशांत सिंह की संदिग्ध मौत की जांच से और मामला सीबीआई को गया, लेकिन बाद में ये मामला एनसीबी के हाथ में और ड्रग्स कैसे पहुंचती है बॉलीवुड में अभिनेताओं, नेताओं और उन सब के बीच पे, उस सब एंगल्स पर अब जांच एनसीबी की चल रही है। हमारे सहयोगी सुनील सिंह दे रहे हैं ज्यादा जानकारी। सुशांत सिंह राजपूत ड्रग्स मामले की जांच करे एनसीबी को लगातार सफलता मिल रही है। आज और 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। एक गोवा से लाया गया है आरोपी जिसका नाम है क्रिस कोस्टा। आरोप उसके ऊपर यह है कि उसने गांजा जो है सप्लाई किया था सैमुअल मिरांडा को। दूसरे आरोपी की गिरफ्तारी हुई है, उसका नाम है सूर्यदीप मल्होत्रा, जो कि शोविक चक्रवर्ती के बयान में शोविक ने बताया है कि वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई किया करता था और उसी सूर्यदीप के जरिए ही जैद बिलात्रा और बासित तक उसके संपर्क बने थे और जिसके बाद वो पूरा बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट में संपर्क में आया था और फिर सुशांत सिंह राजपूत के लिए ड्रग्स की खरीदी की थी। इसमें साथ में ही एक शख्स गिरफ्तार हुआ था परसों, जो कि करमजीत, जो कि सीधे सिने वर्ल्ड से कनेक्टेड था ड्रग सप्लाई के लिए। उसके ये कार जब्त की गई है, महंगी कार बताई जा रही है ये, कि इसी कार में बैठकर वो बॉलीवुड में ड्रग्स की सप्लाई किया करता था। अब तक पूरे मामले में कुल 18 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, जिसमें रिया चक्रवर्ती और शोविक चक्रवर्ती प्रमुख आरोपी हैं। दोनों की खास करके रिया की बात करें हैं तो जमानत अर्जी जो है पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से खारिज हो चुकी है और साथ ही दूसरी बार सेशन कोर्ट से खारिज हो चुकी है। वजह है दोनों के अपने इकबालिया बयान, जैसो कि उन्होंने एनसीबी के सामने दिया है और ये बताया है उसमें कि हाँ वो ड्रग्स खरीदा करते थे, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के लिए। और शोविक चक्रवर्ती के बयान में आया है कि एक बार रिया चक्रवर्ती ने अपने कार्ड से पेमेंट भी किया है। ये 2 बयान जो बहुत ही अहम माने जा रहे हैं और इसकी वजह से पूरे मामले में जो 27 ये लगा है, यानी कि कारोबार और कॉमर्शियल की बात आ गई है, फाइनेंस करने की, वित्तीय पोषण की, उससे जो है मामला बहुत संगीन हो गया है। इसीलिए जमानत मिलना थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो गया है। और साथ ही चूँकि दोनों ने कुछ ऐसे नाम बताए हैं जिसमें से कुछ गिरफ्तारियाँ हुई हैं और कुछ गिरफ्तार होना बाकी है, तो ये अंदेशा है कि अगर वो छोड़ दिए जाएंगे, जमानत पे छूटेंगे, तो वो लोगों को सतर्क कर सकते हैं या फिर सबूत नष्ट कर सकते हैं। इसीलिए दोनों की जमानत नहीं हो पा रही है। फिलहाल अभी उनके वकीलों को उनकी सत्र न्यायालय के आदेश की कॉपी मिल चुकी है। अब बहुत उम्मीद है कि वो बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे और वहाँ से जमानत की अपनी गुहार लगाएंगे। लेकिन फिलहाल एनसीबी, जो कि बहुत बाद में इस पूरे मामले में सामने आई, पहले सीबीआई थी फिर ईडी थी, लेकिन उसने अब तक इस पूरे मामले में 18 गिरफ्तारी कर चुकी है और उसका ऐसा दावा है कि ये मामला सीधे सीधे ड्रग्स, बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट की तरफ बढ़ रहा है, यानी कि और भी लोगों को इस पूरे मामले में गिरफ्तार किया जा सकता है। मुंबई से कैमरामैन संतोष नागवेकर के साथ सुनील सिंह, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और सुनील के पास सीधे चलते हैं। सुनील, आपने बहुत बढ़िया और बड़ी सी रिपोर्ट बताई है, वो है ड्रग कार्टेल पे। मेरा सवाल सीधा सा है, सुशांत के आत्महत्या केस का क्या हुआ? उसका कोई डिटेल आप मुझे बता पाएंगे? वो हत्या थी, आत्महत्या थी, उसका क्या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक सुशांत सिंह राजपूत की संदिग्ध मौत की जांच की बात है, वो सीबीआई कर रही है। अभी तक वो लोगों के बयान दर्ज कर रहे हैं। 2 से 3 बार जाकर उस बिल्डिंग में जाकर, उस मकान में जाकर रिकंस्ट्रक्शन भी कर चुके हैं और फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं वो भी आकर देख चुके हैं। और जो कूपर के जो डॉक्टर थे उनका बयान भी काफ़ी हो चुका है और भी बहुत से लोगों का बयान हो चुका है और रिया चक्रवर्ती का 4 बार लगातार बयान हो चुका है। लेकिन अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाई है सीबीआई मौत के संदर्भ में। जहां तक बात करें, चूँकि आप मौत के संदर्भ की बात करें तो उसमें एक आरोप जो लगा था, दूसरा वो था ये जो है कि 15 करोड़ रुपए की गड़बड़ी का, हेराफेरी का, और जिसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था ईडी ने। तो अभी तक की जानकारी में ये आपको बता दूं कि ईडी जो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है, उसे भी किसी भी तरह की कोई भी ऐसा सुराग नहीं मिला है कि वो उस अपनी जांच को आगे बढ़ा पाए। यानी चलिए, आपकी बात सही है सुनील, लेकिन मेरा सवाल ये है कि आप जिस ड्रग्स की बात कर रहे हैं, तो मैं सोच रहा था कुछ हेरोइन या कुछ इस टाइप के ड्रग्स होंगे जो कि इंटरनेशनल मार्केट में होते हैं। यहाँ तो आप गांजा की बात आप शायद कर रहे हैं कि, तो गांजा का कितनी अमाउंट में गांजा पकड़ा जाता है तो कितने साल की सजा होती है?
देखिए गांजा का अगर हम क्राइटेरिया इस तरह देखें तो लगभग 1 किलो होगा तब वो अल्प मात्रा मानी जाती है, और उसके ऊपर जो ज़्यादा होगा तो वो जो कि ज़्यादा मात्रा मानी जाती है, यानी कि कॉमर्शियल में आ जाती है। लेकिन यहाँ पर हम बात देखें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो गांजा बरामद हुआ है वो 500 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। लेकिन चूँकि NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज है और साथ ही NCB है जिसके पास अधिकार है इस तरह का मामला दर्ज करने का, तो वो सिर्फ जो इस तरह की अगर खरीदारी के कहीं सबूत मिलते हैं या किसी सह आरोपी का बयान भी अगर इस तरह से मिल जाता है कि फलाने ने ड्रग्स का कारोबार किया है या फिर ड्रग्स खरीदी है या बेची है, तो भी एक पुख्ता सबूत के तौर पर फिलहाल माना जाता है। उसी के आधार पर ये NCB ने मामला दर्ज किया है। लेकिन यहाँ एक ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो मामले की पूरी जांच हो रही है, अब तक जो 18 गिरफ्तारियाँ हुई है, वो ED ने जो चैट NCB को दिए थे और उसके बाद जो 15/2020 का मामला दर्ज किया गया था उसके तहत नहीं हुई है। सभी गिरफ्तारियां उसके बाद मुंबई में NCB में एक मामला दर्ज किया गया था 16/2020, जिसमें कि करण और अब्बास की पहली गिरफ्तारी हुई थी और तकरीबन 59 ग्राम जो है गांजा बरामद हुआ था, उसमें सभी की गिरफ्तारी हुई है। पहले वाली में गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, तो इसका सीधा सा जवाब यह है कि उसमें किसी भी तरह की ड्रग्स की बरामदगी नहीं थी, इसीलिए सभी को उसमें न डालकर फिलहाल इस मामले में किया गया है। हो सकता है कि आगे चलकर NCB जब इस मामले का पटाक्षेप हो जाए तब वो सभी जो सुशांत ड्रग रैकेट से जो सीधे जुड़ते हुए नजर आएंगे उनको उसमें डाल सकती है। नहीं, आपने सही कहा, लेकिन NCB के सामने दिया गया बयान एडमिसेबल नहीं है, कोर्ट में वो पलट सकते हैं। और हमने कई बार देखा। मेरा एक अंतिम सा सवाल है, संक्षेप में जानना चाहता हूं, कोई और एजेंसी बची है जो कि बिहार चुनाव के पहले इस केस को और इन्वेस्टिगेट कर सकती है? आपको क्या लगता है? देखिए, अगर गंभीरता से बात करें तो अब शायद ही कोई एजेंसी बची है जो इस पूरे मामले में कोई नए एंगल की जांच कर सके। ये जरूर बात है कि पहले मुंबई पुलिस ने जांच की, उसके बाद फिर पटना पुलिस में FIR दर्ज हो गई, बिहार पुलिस ने आकर यहाँ पर थोड़ी जांच की, उसके बाद मामला CBI के पास पहुँच गया, CBI से ED के पास पहुँच गया और ED से NCB के पास पहुँच गया है। लेकिन वैसे देखा जाए तो अब ऐसा शायद ही कोई एंगल बचा हो कि जिसमें कि और कोई नई एजेंसी इसमें जुड़ सकती है। हाँ, लेकिन अगर आप कहेंगे तो मजाक में मैं जरूर कह सकता हूँ कि जहाँ ड्रग्स आता है वहाँ पर टेरर एंगल आ जाता है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में अभी तक ऐसा कुछ उभर कर सामने नहीं आया है, इसलिए NIA फिलहाल पिक्चर में नहीं है। आप क्राइम के बड़े ही बढ़िया रिपोर्टर हैं, तो आप टेरर एंगल जोड़ रहे हैं, लेकिन मैं राजनीति को समझता हूं तो मैं इसमें राजनीति के एंगल को जोड़ रहा हूं कि इसमें एक राजनीतिक का एंगल छुपा हुआ है। इसलिए ये मामला जो आप देखिएगा नवंबर तक चलेगा, उसके बाद ये खत्म हो जाएगा।